नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वे अचीवर में। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। जैसे कि हमारी नई सीरीज मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान कल से हमने शुरू किया है, जिसमें हमने कल पढ़े थे कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। उसमें हमने मध्य प्रदेश की स्थिति, भौगोलिक स्थिति जानी। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का राजनीतिक स्थिति जानी, वहाँ सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, ये सब धीरे धीरे हम अपने चैनल पे कवर करते आएंगे। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ है, कैसे कैसे उसका स्वरूप था बाद में और वर्तमान में अभी कैसा है, ये सब छोटी से छोटी बातें हम अपने YouTube चैनल वे अचीवर्स में और हमारे सीरीज में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसी तरह जैसे हम मेरा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान सीरीज चली रही है, वैसे उसी तरह पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की मयूर सर की क्लास कंटिन्यू है, जो आप जाकर उनके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। उसी तरह मैथ्स की भी क्लासेस दीपक सर की कंटिन्यू है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके साथ हम आज की क्लास चालू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, वर्तमान में स्वरूप कैसा है और पिछली बार कैसा था, पहले कैसा था, स्वतंत्रता तक कैसा था, स्वतंत्रता के बाद कैसा है। इस प्रकार से हम सभी बातों को अच्छी तरह से जानें। ठीक है, उसके पहले मध्य प्रदेश के गठन के पहले हम राज्यों के गठन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद ही हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में जानेंगे। राज्यों के गठन मतलब हमारे देश में जो भी राज्य है, जो भी राज्य बने हैं, वो किस प्रकार से बने, किस प्रकार से उनकी स्वरूप बना और कैसे बने, ये सब हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र होने से पहले जब ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन अपने जो भी प्रशासनिक इकाई थी वो दो तरीके से चला रहा था। सबसे पहले था ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत मतलब जो ऐसे प्रांत जिन्होंने ब्रिटिश ने वहां लड़ाई और युद्ध कर हड़प कर अपने पास रखे थे तथा वह वहां प्रशासन करता था। ठीक है, ये हो गया ब्रिटिश प्रांत। ये मैं आजादी के पहले की बात कर रहा हूं। उसी तरह और एक था देसी रियासतें। ये थे जो राजा महाराजा वहां पर शासन कर रहे थे, पर यह राजा महाराजा फिर भी ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ठीक है, ये मैंने बात की आजादी से पहले की। अभी मैं आपके सामने आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद ही। स्वतंत्रता के बाद जब अंग्रेजों ने भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 लाया, भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 में कहा गया, मतलब वहां उसके अंतर्गत हमारे देश के दो अलग अधिराज्य, अधिदेश बनाए गए। एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। ठीक है, हम सब जानते हैं। उसी तरह 552 रियासतें भारत के अंतर्गत आती थी। 512 रियासतें भारत में थी, जो उसी अधिनियम में कहा गया था कि अगर 512 रियासतों में से आपको जिसके अधीन जाना है, या स्वतंत्र रहना है, या भारत के साथ जाना है, या पाकिस्तान के साथ जाना है, आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं। ठीक है, तो 552 देसी रियासतों में से 549 देसी रियासतें भारत में शामिल हो गई, परंतु 3 ऐसी रियासतें थी जिनमें जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर रियासतें वो पहले से ही स्वतंत्र थी और स्वतंत्रता के बाद भी स्वतंत्र थी। तो भारत को ये विचार था कि किस प्रकार से हम ये तीनों रियासतों को भारत में शामिल करें। उसके बाद जूनागढ़ की हम जब बात करते हैं, तो जूनागढ़ में वहाँ जब भारत में शामिल किया गया, तब जूनागढ़ को जनमत के आधार पर भारत में विलय करा गया था। वहाँ की जनमत हुआ, वहाँ उसके बाद जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। फिर आती है हैदराबाद की बात। हैदराबाद एक अलग रियासत थी, तो हैदराबाद में एक ऑपरेशन चलाया गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम है पोलो। यह एक पुलिस प्रशासन बोल सकते अभियान था, जिसके अंतर्गत ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत वहाँ अभियान चला के हैदराबाद को भारत में मिलाया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है कश्मीर की। तो कश्मीर के तत्कालिक महाराजा हरि सिंह, कश्मीर के तात्कालिक महाराजा हरि सिंह को
विलय पत्र पे साइन करवा के, हस्ताक्षर करवा के, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवा के भारत में मिलाया गया था। ठीक है, ये बात हो गई देशी रियासतों की। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ, किस आधार से हुआ, राज्यों के गठन की मांग उठी, तो राज्य बनाए कैसे गए, किस प्रकार बनाए गए थे, तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी कि 1947 में जो अधिनियम आया था, जो हम बात कर चुके थे, भारत स्वतंत्र अधिनियम, 2 अधिराज्य बनाए गए थे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद 552 रियासतें देशी रियासतें थी, जो भारत या पाकिस्तान में स्वतंत्र रहने की इच्छा से वहां कहीं भी जा सकती अपनी मर्जी के ऊपर। उसमें से 549 भारत में शामिल हो गई। तो तत्पश्चात 3 रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर ये स्वतंत्र थी, पर फिर भी भारत ने कोशिश करके जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर को भारत में मिलाया था, और कैसे मिला मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसी प्रकार हम जब 1950 के करीब, 1950 के करीब या 50 के पहले भारत में राज्यों के गठन का जब मांग उठी, तो वो कैसी उठी, किस प्रकार से राज्य का गठन हुआ, ये हम जानते हैं। ठीक है, जब भारत में राज्य के गठन की मांग उठी, तो वह सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग उठी। भाषाई आधार पर मतलब जहां जो भाषा बोली जाती है वहां उसी भाषा की सीमा वहां तक डिसाइड करेंगे। मतलब वहां की भाषा वो होगी, एक प्रकार की समझ लो, अगर वहां की भाषा तेलुगु है तो वो तेलुगु राज्य हो जाएगा। उसी प्रकार भाषाई आधार पर मांग उठने के कारण भारत सरकार पर उस टाइम ज्यादा ही दबाव पड़ने लगा कि हमें भाषाई आधार पर राज्य चाहिए। तो सबसे पहले भारत सरकार ने सबसे पहले एक आयोग का गठन किया, एक आयोग का गठन किया और उनको कहा कि आप भाषाई आधार पर या प्रशासनिक सरलता के आधार पर आप राज्य का गठन हो सकता है, हमें बताइए। तो वह आयोग था श्रीधर आयोग, जिसको कहते हैं SR आयोग, उसको कहते थे SR आयोग। यह जून 1948 में लाया गया था। ठीक है, यह जून 1948 में लाया गया था और उसका उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं कि यह राज्यों के भाषाई आधार पर गठन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत की और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि हम अपने राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न करते हुए हम प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम करेंगे। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से करेंगे, पर जनता को ये मंजूर न था, इसलिए उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया तथा जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आयोग की सिफारिशें भी खत्म हो गई, फिर और मांग उठने लगी कि हमें भाषाई आधार पर ही राज्य चाहिए। तो उसके बाद फिर से भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया। ठीक है, उस समिति का नाम था JVP समिति, दिसंबर 1948 में बनाई गई थी। ठीक है, JVP समिति, इसके 3 सदस्य थे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया। ये तीनों के नाम पर इस समिति का नाम रखा गया था JVP समिति। ठीक है, इनकी स्थापना मैंने जैसे बता दिया हो कि दिसंबर 1948 में हुई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 को प्रस्तुत की थी। अप्रैल 1949 को प्रस्तुत की थी। मैं आपको जो भी पॉइंट्स नोट कर रहा हूं वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप अपनी एक नोट्स में नोट करके चलिए, अपने बुक में नोट करते हुए चलिए। उसी प्रकार JVP समिति का गठन जैसे मैंने आपको बता दिया दिसंबर 1948 में हुआ और इनका JVP नाम JVP समिति क्यों रखा कि वहां जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया इनके सदस्य थे, इसलिए इनका नाम JVP समिति रखा गया था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 को प्रस्तुत की
और इन्होंने भी कहा कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। फिर से जनता के मन में असंतोष व्याप्त हुआ, इन्होंने कड़ा विरोध किया और इस विरोध में एक घटना हुई। वो मैं घटना आपको बता दे रहा हूं कि घटना ऐसी हुई कि दक्षिण भारत के एक पोट्टी श्री राम लुलू दक्षिण भारत के कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने आमरण अनशन किया इसके विरोध में कि इन्होंने आमरण अनशन किया। इन्होंने 56 दिनों तक अनशन किया। तत्पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद जनता में और विरोध उत्पन्न हुआ तथा सरकार पर दबाव पड़ने लगा और इन्होंने भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य गठित किया। वो था तेलुगु भाषा के आधार पर अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का सबसे पहले इन्होंने गठन किया। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषाई आधार पर इन्होंने आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन किया। ठीक है, फिर भाषाई आधार पर राज्य का गठन करने के लिए इन्होंने और एक समिति की गठन की। एक समिति और एक आयोग बनाया जो था फजल अली आयोग। वो था फजल अली आयोग। इसकी स्थापना दिसंबर 1953 को की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1953 को की गई थी और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया, फजल अली आयोग। तथा इसके दो सदस्य थे। एक था हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पनिक्कर। ठीक है, यह दो सदस्य थे तथा इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 को कब प्रस्तुत की? 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इन्होंने कहा कि राज्य का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। तो हमें अब अगर प्रश्न आता है कि सबसे पहले भाषाई आधार पर गठन कौन से समिति ने करने की सिफारिश की, तो वो कौन सी थी? फजल अली आयोग, फजल अली समिति। ठीक है, तत्पश्चात सिफारिशों को मानते हुए भारत सरकार ने आयोग की सलाह मानते हुए राज्य का गठन, राज्य का वर्गीकरण को समाप्त कर भाषाई आधार पर गठन करने की प्रस्तुत को मान ली। ठीक है, उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, तत्पश्चात फजल अली आयोग को की सिफारिशें मानने के पश्चात परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की गठन किया गया और 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया। ठीक है, उसमें से उन राज्यों में से 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था। ठीक है, इसलिए हम 1 नवंबर 1950 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, जैसे मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, ये हो गया सभी राज्य के गठन के बारे में। मैंने आपको अभी तक जो भी बताया वो भारत के अंतर्गत आने वाले राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ, ये मैंने आपको समझा दिया हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्वरूप इस प्रकार नहीं है। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्वरूप इस प्रकार नहीं है, पर आप चित्र को न समझते हुए मेरी बातों को समझेंगे तो और अच्छा होगा, फिर बाद में आपको धीरे धीरे चित्र तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के जो गठन है वो 3 तरीके से देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन हम 3 भाग में देखेंगे। पहले भाग में देखेंगे 1947 से 1956 तक। 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आजादी के पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व जो मध्य प्रदेश नाम है वो मध्य प्रदेश नाम बिल्कुल नहीं था। उसका नाम
मुख्यतः बोला जाता था सीपी तथा बरार। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि नाम था पहले सीपी तथा बरार, ये आजादी के पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आजाद हुआ भारत, आजादी के बाद 1947 के बाद इसको नाम दिया गया मध्य भारत, ठीक है, क्योंकि यह मध्य में स्थित होने की वजह से इसको नाम दिया गया मध्य भारत, ठीक है। उसके बाद 1956 में जैसे ही गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने नाम दिया गया मध्य प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया, ठीक है। तो 1947 से 1956 में किस प्रकार से मध्य प्रदेश विभाजित था, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश 1947 से 1956 में 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में, 3 पार्ट्स में विभाजित था, ठीक है। 3 पार्ट्स में विभाजित था। नंबर 1 ये था पार्ट ए। कौन सा था? पार्ट ए। पार्ट ए के बारे में जान लेते हैं हम। पार्ट ए था सीपी तथा बरार। कौन सा था? सीपी तथा बरार। तथा इसके साथ साथ जो हमें यह पार्ट ए दिख रहा है, सीपी तथा बरार, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, जो भी मध्य प्रदेश से अलग हो चुका है, यह भी यार इस भाग में जुड़ा था। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश का तात्कालिक वर्तमान मध्य प्रदेश का महाकौशल भाग, जिसको हम जबलपुर क्षेत्र भी बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ बघेलखंड का भाग, जो भी मैं लिख रहा हूं आप कृपया अपने डायरी में नोट करते हुए चलिए, ठीक है। उसके बाद बघेलखंड का भाग। इस प्रकार से पार्ट ए बनाया गया था, ठीक है। इस प्रकार से पार्ट ए बनाया गया था। तो मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सीपी क्या है ये बता दूं। सीपी है सेंट्रल प्रोविजन। सेंट्रल प्रोविजन मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों ने मुगल तथा मराठाओं से जो रियासतें छीनी थी, युद्ध करके हो या हड़प कर हो, उसको अंग्रेजों ने सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया था। समझ में आ गया? सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया था, और यह तकरीबन इस भाग में था। तथा जो बरार था वो हैदराबाद की निजाम के पास था। जो बरार क्षेत्र था वो हैदराबाद की निजाम के पास था। तो अंग्रेजों ने लीज पर कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए बरार ले लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार, ठीक है। आगे समझ में। उसी प्रकार इसकी राजधानी थी, उसी टाइम इसकी राजधानी नागपुर को बनाई गई थी, ठीक है। इसकी राजधानी नागपुर को बनाई गई थी। तथा इसके प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तथा इसके उस टाइम के प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये था पार्ट ए के बारे में जानकारी। कृपया आप अपने डायरी में नोट करते हुए चलिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट बी, ठीक है। जैसे हम पार्ट ए पढ़ लिए सीपी तथा बरार के बारे में, उसके बाद हम पार्ट बी के बारे में पढ़ते हैं। वो किस प्रकार था, उसके प्रमुख कौन थे, उसकी राजधानी क्या थी। पार्ट बी में आता है, पार्ट बी में भाग था पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग के 25 रियासतें। पश्चिम भाग के 25 रियासतों से मिलकर
25 रियासतों से मिलकर मध्य भारत भाग पार्ट बी बनाया गया था। ठीक है, तो अब राजधानी की जब हम बात करते हैं तो राजधानी इसकी थी दो थी, राजधानी इसकी दो थी, एक था इंदौर तथा दूसरी थी ग्वालियर। दो इसलिए थी क्योंकि इंदौर में उस टाइम होलकरों का शासन था तथा ग्वालियर में उस टाइम सिंधियाओं का शासन था। इस वजह से उनको दोनों को बुरा ना लगे, इस वजह से 6 महीने इंदौर तथा 6 महीने ग्वालियर इनकी राजधानी रखी गई। ठीक है, उसके बाद हम इनके प्रमुखों के बारे में जानकारी ले तो इसके प्रमुख थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम इनके प्रमुख थे लीलाधर जोशी। कौन थे इनके? लीलाधर जोशी। ये थे 1947-48 तक में भी। उसके बाद अभी जब गठन हुआ मध्य प्रदेश का, तब तात्कालिक उनके प्रमुख थे तखतमल जैन। ये 1956 में वहां के प्रमुख थे। मतलब मध्य प्रदेश की गठन होने से पहले वहां के तत्कालीन प्रमुख थे तखतमल जैन। ठीक है, ये प्रमुख जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, कृपया आप नोट करते हुए चलिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट सी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट सी। पार्ट सी किस प्रकार था, क्या क्या थे इसमें? पार्ट सी था, उसको हम उस टाइम विंध्य प्रदेश के नाम से जानते थे। कौन सा प्रदेश? विंध्य प्रदेश के नाम से जानते थे। विंध्य प्रदेश में ठीक है, विंध्य प्रदेश के नाम से जानते थे। विंध्य प्रदेश में उत्तर की पूरी रियासतें वहां शामिल थी। ठीक है, और तकरीबन विंध्य प्रदेश की 48 रियासतें, विंध्य प्रदेश की 48 रियासतें तथा उसमें शामिल भोपाल रियासत, भी शामिल थी। ठीक है, भोपाल रियासत भी शामिल थी। तथा उस टाइम इस पार्ट सी विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। विंध्य प्रदेश की राजधानी थी उस टाइम रीवा। तथा इनके प्रमुख थे महाराजा मार्तंड सिंह। ठीक है, महाराजा मार्तंड सिंह। महाराजा मार्तंड सिंह के बारे में हम जब बघेलखंड, बुंदेलखंड, भोपाल रियासतें जब पढ़ेंगे तो उनके बारे में हम और विस्तृतपणे जानेंगे। पर एक महाराजा मार्तंड सिंह के बारे में ये भी है कि जो रीवा में सफेद टाइगर सफारी इन्हीं के नाम से चलाई जाती है। महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रीवा में इनके नाम से चलाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां के ये प्रमुख राजा थे, इसलिए ये प्रमुख थे उस पार्ट सी के बारे में। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको 1956 तक, 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश के 3 भाग थे, 3 पार्ट थे, वो आज मैंने आपको अच्छे से बता चुका हूं। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे 1956 से सन 2000 तक, 1956 से सन 2000 तक मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार से जिले बने, किस प्रकार से ये पार्ट्स एक हुए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या आज हम क्लास यहां तक ही रखते हैं, और जो भी आपको डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, कृपया आप कमेंट्स करके बताएं। और
चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारी सीरीज है वो आगे तो चलती रहेंगी, परंतु भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज कृपया आप करके देखिए, अति महत्वपूर्ण सीरीज है। उसी प्रकार गणित की सीरीज, मैथ्स की सीरीज सर अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, कृपया आप उसको भी इंजॉय करें। उसके बाद वही नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, धन्यवाद।